तो आ रही है आवाज? तो अभी हम लोग एक सवाल करते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ये हॉलो है या सॉलिड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अभी कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे रखे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे ये एक लाइन है, पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, अंदर में लाइंस गायब हो गया और फिर से लाइन अपीयर हो गया। ये तीसरा लाइन, ये देख सकते हैं अंदर भी लाइंस आ चुके हैं। सॉरी, ये चौथा लाइन है। Which among following, which among above shown electric field lines are correct? तो अभी ये हमसे जानना चाह रहा है कि इन चारों में कौन सा लाइन सही लाइन है। तो ये कंडक्टर है, तो आप यार एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और एक जैसे ही आपका अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाए फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि मेरा आंसर क्या है। तो देखिए, एक स्फीयर या फिर एक कंडक्टर के बारे में हम दो बातें जानते हैं। पहला, उसके भीतर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि पहला वाला और तीसरा वाला लाइन पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot exist inside conductor. Of course, in electrostatic condition, कुछ नहीं मेंशन है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। तो ये और ये पहला और तीसरा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में आपके फील्ड लाइंस अंदर आ चुके हैं, और एक कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते, इसलिए ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास केवल दो प्रोबेबल ऑप्शंस हैं, 2 और 4। तो क्या ये दोनों ही ऑप्शन है या इनमें से कोई एक करेक्ट है? तो कंडक्टर को लेकर एक और इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा ही कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। और आप देख सकते हैं कि ये लाइन सीधे निकल गया, मतलब ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, ये एंगल थीटा बनेगा, ये 90 नहीं बनेगा। जबकि यहां पे डायग्राम में ये मेंशन कर रखा है ये 90 डिग्री। चूंकि ये 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये लाइन भी पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज it is not perpendicular to the surface. तो कंडक्टर के बारे में ये दो चीजें हमेशा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंडक्टर के भीतर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट नहीं करते, और कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा ही लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दो बात हम लोगों को हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा, और इन दोनों की वजह से 1, 2, 3
ये तीनों कैंसल आउट हो गए, नहीं हो सकते ये पॉसिबल लाइंस। चौथे वाले को देखते हैं, अंदर में लाइंस नहीं है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन ये आपका फोर्थ लाइन है। आपसे भी आंसर आ गया होगा, एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो इसके पहले कि हम लोग एक नए टॉपिक पे आए, हम लोग थोड़ा सा एरिया वेक्टर को देखेंगे। एरिया वेक्टर, वैसे तो एरिया एक स्केलर टर्म हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम लोग यहां पे इसको वेक्टर मानेंगे। और अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो एरिया वेक्टर is always perpendicular to its surface। अब देखिए, अगर फ्लैट एरिया है, फ्लैट सरफेस है, जैसे मान लीजिए ये एक कागज का पन्ना है, जनरली फ्लैट होता है, ये इसका लेंथ L, विड्थ B। तो यहां पे एरिया वेक्टर इस कागज के पन्ने से परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा सरफेस से परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो ये L इंटू बी, लेकिन डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर। अब फ्लैट सरफेस में दोनों ही तरफ एरिया वेक्टर लिए जा सकते हैं। जैसे ये एक परपेंडिकुलर है, तो ये पीछे अगर आप ले लिए होते तो ये भी तो परपेंडिकुलर ही होता ना यहां पे। तो दोनों ही डायरेक्शन पॉसिबल है। मतलब अगर आपके पास एक कागज का पन्ना है, जैसे इस बोर्ड को देख लीजिए, ये एक फ्लैट है, सरफेस फ्लैट सा है, तो अगर इसका वेक्टर लिखना पड़ेगा तो वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, ये दोनों ही डायरेक्शंस इक्वली लाइकली है। आप कैलकुलेशन में किसी भी एक डायरेक्शन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर दूसरी बात, अगर क्लोज्ड सरफेस रहा, क्लोज्ड सरफेस, तो जैसे हमारे पास ये एक क्यूबॉइड है, चलिए इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस दे देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्यूब मान लेते हैं, तो ये क्यूबॉइड मानेंगे ज्यादा अच्छा होगा। ये ए, ये बी और ये सी, ये तीन साइड हैं उसके। अब देखिए, ये एक क्लोज सरफेस है, मतलब बंद क्यूबॉइड है। मतलब आप एक ईंट ले लीजिए, ईंट एक क्यूबॉइड की तरह होता है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो वैसे केस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड रहते हैं, अंदर की तरफ नहीं होते। तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर इज टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल। यहां पे एरिया वेक्टर ये तो परपेंडिकुलर टू सरफेस, can have two directions। इस केस में एरिया वेक्टर के दो डायरेक्शंस पॉसिबल थे, लेकिन इस केस में एरिया वेक्टर के एक ही डायरेक्शन होंगे। जैसे अगर मैं नंबरिंग कर दूं, तो जैसे ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है,
ये C है और ये पॉइंट D है। तो अगर इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो मैं लिखता हूं एरिया वेक्टर कौन से सरफेस का? ABCD, इस सरफेस का, इसे परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर फिर से आपको दो डायरेक्शन मिलेंगे, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, पर अंदर वाला नहीं लेना क्योंकि अगर क्लोज सरफेस है तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाएगा, मतलब यही डायरेक्शन होगा, अंदर का डायरेक्शन नहीं लिया जाएगा। और अगर बाहर के डायरेक्शन को देखेंगे तो ये आई कैप से मैच करेगा, तो ये एरिया वेक्टर हम लोग लिखेंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ये B इंटू सी, और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये x की तरफ है तो ये आई कैप, ये एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। अगर एरिया वेक्टर हमसे कोई इस सरफेस का मांग रहा होता, ये ऊपर वाले सरफेस का नाम लिख देते हैं CDEF, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ये ऊपर जाना था, तो वैसे केस में एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस CDEF, पहले इसका मैग्नीट्यूड, ये लेंथ A के बराबर, ये लेंथ B के बराबर, तो मैग्नीट्यूड A इंटू B। डायरेक्शन की बात कर लीजिए, ऊपर मतलब J कैप से मैच करेगा तो J कैप। ठीक वैसे ही अगर कोई हमसे इस वाले एरिया का वेक्टर पूछ लिया होता, नाम करते हैं EF, ये G और ये H इस सरफेस का, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होंगे, एक डायरेक्शन तो इस क्लोज सरफेस के अंदर ही आ जाएगा, तो वो नहीं लेना है, हम लोग को बाहर वाला डायरेक्शन लेना है। तो एरिया वेक्टर में अगर लिखा जाए EFGH, तो सबसे पहले इसके एरिया की बात कर ले, तो ये C के बराबर और ये B के बराबर, तो मैग्नीट्यूड B इंटू सी। डायरेक्शन की बात करें तो ये x है, अपोजिट जा रहा है, मतलब माइनस आई कैप। तो इस तरीके से हम लोग एरिया वेक्टर लिखते हैं। अगर अकेला फ्लैट सरफेस है तब दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो केवल बाहर का ही सरफेस लिया जाएगा। जैसे अगर अब हम आपसे पूछते हैं कि ADEH को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ADEH, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड A इंटू सी। अब लगाइए डायरेक्शन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे तब तो क्लोज सरफेस के अंदर चले जाएंगे, जो कि कन्वेंशनली हम लोग को नहीं लेना, हम लोग को हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन कहने का मतलब के कैप इसका डायरेक्शन है। तो इस सरफेस के एरिया वेक्टर को AC के कैप से लिखा जाएगा। इस वाले सरफेस को अगर वेक्टर में लिखना पड़े एरिया तो BC इंटू आई कैप, और वैसे दो सरफेस इसमें छोड़ दिए हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग एरिया को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर फ्लैट सरफेस है तो दोनों ही डायरेक्शन लिखिए, अगर क्लोज सरफेस है तो डायरेक्शन केवल बाहर की तरफ लेते हैं। अगर कर्व्ड रह जाए, अगर अपना सरफेस कर्व्ड रह गया, बहुत बार जब हम लोग सवाल कर रहे होंगे तो अपने को एकदम कर्व्ड सरफेस मिलेगा, जैसे फुटबॉल मिल गया, जैसे ये कोई फुटबॉल मिल गया, तो वैसे केस में है तो ये क्लोज सरफेस ही, तो इतना तो श्योर है कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही होगा, अंदर नहीं होगा। लेकिन यहां पे फ्लैट एरिया है ही नहीं, जैसे यहां पे 6 सरफेस और ये 6 के 6 फ्लैट थे, तो इसलिए 6 को अलग अलग तरीके से लिख दिए। लेकिन यहां पे तो फ्लैट सरफेस है ही नहीं, ये सारे के सारे कर्व सरफेस है, तो फिर वैसे केस में हम एरिया एलिमेंटल लेते हैं,
जैसे इस एरिया को अगर डी ए कहते हैं तो इसको हम इधर लिखेंगे डी ए वेक्टर, या फिर बहुत बार इसी को हम लोग डी एस वेक्टर भी लिखते हैं। अगर यहां का एरिया चाहिए तो देखिए पूरा एरिया फ्लैट नहीं है, लेकिन इतने छोटे से सरफेस को हम लोग फ्लैट मान सकते हैं, और अगर फ्लैट है तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि क्लोज सरफेस है ना, ये तो बंद है, तो एरिया का डायरेक्शन बाहर जाएगा, तो ये डीए वेक्टर इधर लिखेंगे। अगर कोई हमसे डीए वेक्टर यहां पूछ रहा होता तो ये छोटा सा सरफेस फ्लैट मान लिए होते, क्योंकि बड़ा सरफेस फ्लैट नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल सरफेस को हम लोग फ्लैट मान सकते हैं। जैसे अर्थ एक बहुत बड़ा रेडियस है, लेकिन जब हम रोड को देखते हैं तो रोड हम लोग को फ्लैट दिखता है, क्योंकि हम लोग उस बड़े सरफेस के बहुत छोटे से हिस्से को देख रहे हैं। ठीक वैसे ही ये बड़ा सा सरफेस है, लेकिन अगर उसके बहुत छोटे से सरफेस को देखा जाए डिफरेंशियल, तो वो हम लोग को ये कर्व नहीं दिखेगा, वो फ्लैट दिखेगा, और इसका भी एरिया वेक्टर यहां से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, सारे के सारे रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरीके से हम लोग अगर एरिया को वेक्टर में लिखना पड़ेगा तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। आप जल्दी से लिख लीजिए। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइव। तो इस टर्म को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग इन जनरल फ्लक्स को देखते हैं। फ्लक्स, फ्लक्स कहने का मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स का लिटिल मीनिंग है फ्लो। क्या फ्लो करना? तो जैसे हमारे पास मान लीजिए एक पाइप है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ए है, और इस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए v स्पीड से। अब सोचिए कि अगर हम कोई एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिसका एरिया चूंकि यूनिफॉर्म है तो ए ही होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो कर जाएगा? तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, इसी को हम फ्लक्स लिखते हैं, या फिर फ्लक्स वेलोसिटी भी कहते हैं, या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना लिक्विड जा रहा होगा। तो सोचिए dt टाइम में जो लिक्विड यहां है वो dt टाइम में कितना आगे निकल चुका होगा? v इंटू डी टी, क्योंकि लिक्विड v से आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि 1 सेकेंड में v इंटू 1, मतलब लिक्विड यहां से v मीटर आगे चला जाएगा। तो इन थोड़ा पीछे लौटते हैं, तो 1 सेकेंड, चलिए dt टाइम में करते हैं। तो मान लीजिए ये dt टाइम में अगर v स्पीड से जा रहा होता तो ये लिक्विड का लेंथ, ये पाइप का लेंथ v इंटू डी टी हो जाता, और अगले dt टाइम में ये जो पूरा का पूरा शेडेड हिस्सा है लिक्विड का, क्योंकि सब के सब v स्पीड से चल रहे हैं, तो ये सब के सब इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाते हैं। इसका मतलब है कि dt टाइम में v इंटू डी टी लेंथ तक जितने भी लिक्विड हैं सब के सब इसको क्रॉस कर जाते। तो अगर इस लिक्विड के वॉल्यूम को हम dq लिखते हैं, तो dq बराबर यहां तक का वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू वी डी टी, जहां पे dq वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फिर अमाउंट ऑफ लिक्विड
crossing through a cross section in dt time. इसका मतलब है dq अपॉन dt ये होगा a इंटू वी. अब थोड़ा सा इसको पढ़ के देखिए. अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसी को हम फ्लक्स लिखते हैं. मतलब ये वाला जो टर्म है इसी को हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं. मतलब यहां से हम लिख सकते हैं फ्लक्स बराबर a इंटू वी. इस टर्म को आप पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखे होंगे. a इंटू वी, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं. मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम. फिलहाल इसको यहां पे हम वेलोसिटी फ्लक्स के नाम से जान रहे हैं क्योंकि ये वेलोसिटी की वजह से फ्लो कर रहा है. तो फ्लक्स वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी फ्लक्स. तो एक बात देखिए, जब यहां पे हम फ्लक्स के बारे में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है और उससे कोई मटेरियल फ्लो कर रहा है. ठीक वैसे ही, अच्छा एक और बात आप यहां देख रहे होंगे वेलोसिटी भी आगे है और इसका एरिया वेक्टर भी आगे है. तो एरिया और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इसको हम चाहें तो a डॉट v लिख सकते हैं या v डॉट a भी लिख सकते हैं. ये लिख सकते हैं, मतलब ये डॉट में आने जा रहा है तो v डॉट a. अगर क्रॉस सेक्शन टेढ़ा कर देते हैं तो आपको वो एक, जैसे एरिया हम लोग ऐसे नहीं करके ऐसे कर लेते हैं, इससे भी लिक्विड फ्लो कर रहा है. लेकिन आपको एरिया ने ये वाला एरिया सरफेस काउंट नहीं करना है, आपको वो सरफेस काउंट करना है जो कि फ्लो के परपेंडिकुलर है. मतलब ध्यान रखना है कि सरफेस जो आप यूज कर रहे हैं यहां पे, दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जैसे यहां पे जो ये सरफेस है वो फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो मेरे पास वहां जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं. तो ये ध्यान रखना चाहिए, दिस सरफेस एरिया should be perpendicular to the direction of flow. तो अब बात ऐसा है कि अगर ये पाइप है और हम लोगों को एरिया ऐसा दे रखा है जबकि लिक्विड कुछ इधर फ्लो कर रहा है, ये एरिया बता रखा है A, तो क्या हम लोग को सॉल्व फ्लक्स लिखते वक्त इस A एरिया को लिखना पड़ेगा या फिर इसका वो प्रोजेक्शन, वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा? मतलब हम लोग को तो ये लिखना पड़ेगा. ये चलिए इसको अब A परपेंडिकुलर लिख देते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एरिया आप कह सकते हैं कि ये A परपेंडिकुलर फिलहाल यहाँ पे A के बराबर है. तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि ये एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, अगर इनके बीच का ये एंगल थीटा है तो ए परपेंडिकुलर मतलब एरिया का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा. तो हम लोग यहां से सीधे लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर ये ए कॉस थीटा के बराबर हो, ए कॉस थीटा. अगर आप वेक्टर से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर सरफेस का मतलब पैरेलल एरिया वेक्टर, ये लास्ट लेक्चर में हम बताया. परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब पैरेलल एरिया वेक्टर. अगर आप सरफेस से देखना चाहते हैं तो यहां भी देख सकते हैं, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल भी थीटा. और अगर ये एरिया ए है तो उसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा. इसका मतलब है कि अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूं इस सरफेस से, तो चाहे इस सरफेस से फ्लक्स लिखिए या इस सरफेस से फ्लक्स लिखिए, दोनों से बराबर ही होगा. क्योंकि जितना लिक्विड यूनिट टाइम में इससे फ्लो करेगा उतना ही लिक्विड इससे भी फ्लो करेगा.
ऐसे भी कहिए, जो लिक्विड इसको क्रॉस कर जाएगा वो लिक्विड इसको भी तो क्रॉस कर जाएगा, मतलब दोनों ही सरफेस से फ्लक्स बराबर होंगे। तो फ्लक्स बराबर, अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो A इंटू वी, लेकिन A के जगह पे A परपेंडिकुलर, मतलब A कॉस थीटा इंटू वी, अगर इन जनरल लिखा जाए। सरफेस अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है तो पहले आप उस सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लीजिए। अब देखिए ए वी कॉस थीटा, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, या तो ए डॉट वी लिखिए या वी डॉट ए लिखिए। तो ये फ्लक्स वेलोसिटी हमारा निकल के आ गया। तो फ्लक्स का सीधा मतलब होता है फ्लो। कोई फिजिकल क्वांटिटी फ्लो कर रहा होगा, जैसे अगर हम यहां देख रहे हैं तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड का फ्लक्स वेलोसिटी हमको मालूम चल रहा है। अब अगर हम लोग इसी केस में हम देखें कि ये हमारा पाइप है, लिक्विड कुछ इस तरफ फ्लो कर रहा है v स्पीड से, और हम लोगों ने एरिया कुछ ऐसे ले लिया। अगर ये एरिया है तब तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, जबकि वेलोसिटी वेक्टर इधर है। तो फ्लक्स निकाला जाए तो फ्लक्स बराबर v डॉट ए, मतलब v a इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, मतलब जीरो। मतलब इस केस में फ्लक्स वेलोसिटी जीरो है। कहने का मतलब जो भी लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है, इनमें कोई भी लिक्विड इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, कोई क्रॉस नहीं करेगा इस सरफेस को। कोई इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा, इस वजह से फ्लक्स जीरो आ रहा। तो अब थोड़ा फ्लक्स टर्म को समझ चुके होंगे हम लोग। फ्लक्स का सीधा मतलब फ्लो, कुछ फ्लो कर रहा है। तो जैसे अगर लिक्विड की फ्लक्स वेलोसिटी की बात करें तो क्या फ्लो कर रहा था, एक पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा था। तो यूनिट टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना लिक्विड फ्लो कर गया उसी को हम फ्लक्स वेलोसिटी कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है?